न्यूटन का जो पहला लॉ ऑफ मोशन है उसमें न्यूटन ने ये बताया था कि फोर्स क्या है, पर फोर्स का वैल्यू कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, उस वो हमें पता चलता है सेकेंड लॉ से। देखो, कोई भी क्वांटिटी हो उसको हम दो तरीके से दो क्वेश्चन कर सकते हैं कि वो है क्या क्वांटिटी, और दूसरा उस क्वांटिटी को हम कैसे मेजर करेंगे। तो फोर्स क्या है वो फर्स्ट लॉ में ठीक ठाक हमको समझ में आ गया है, पर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें पता चलता है सेकेंड लॉ से। आज हम वही सीखने वाले हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हम कैसे निकालेंगे। तो बेसिकली आज का वीडियो होगा मेनली सेकेंड लॉ को हम समझेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का। फिर हम वहां से उसके बाद मोमेंटम सीखेंगे, मोमेंटम क्या होता है। फिर हम सीखेंगे F इक्वल टू ए में हम निकालेंगे, ठीक है। फिर हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे फोर्स रिलेटेड। फिर हम क्वेश्चन जैसे कि कोई एक ग्लास है जो अगर कंक्रीट पे गिरे तो वो टूट जाता है, पर वो अगर सैंड के ऊपर गिरे या फिर गद्दे के ऊपर गिरे तो वो टूटता नहीं है। ये ऐसा क्यों होता है। या फिर जो प्लेयर्स हाई जंप लगाते हैं वो गद्दे के ऊपर या फिर गद्दे के ऊपर गिरते हैं तो उनको लगता है कि हमें, फिर जब हम पानी में गिरते हैं तो हमको कम लगता है, जब हम कंक्रीट फ्लोर में गिरते हैं तो हमको ज़्यादा लगता है। ऐसा क्यों, ये सारा क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, सो ये चार चीज़ आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा बेसिक जो क्वेश्चन होगा वो हम ये समझने का कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि फोर्स का वैल्यू हम कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। अच्छा, पहले तो ये कि फोर्स क्या करता है। फोर्स करता है चेंज ऑफ मोशन, चेंज ऑफ मोशन। फोर्स क्या करता है, याद रखना, चेंज ऑफ मोशन। ये बताया गया फर्स्ट लॉ में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाएं ना लगाएं तो इसका वेलोसिटी क्या रहेगा, जैसे है वैसे रहेगा। रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। तो इसके ऊपर इसका जो चेंज ऑफ मोशन अगर करना है, वेलोसिटी इसका इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना है, तो हमको इसके ऊपर क्या लगाना होगा, फोर्स लगाना होगा। तो चलो मान के चलते हैं कि इसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाया है, इसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाया है F, ठीक है। तो ये फोर्स क्या करेगा, ये फोर्स इसका वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। इनिशियल इसका वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे इसका वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। अभी हमको क्या करना है, ये समझना है कि हम कैसे समझेंगे कि फोर्स का वैल्यू क्या है, ज्यादा है या कम है, उसको मेजर कैसे करेंगे। पहले तो हमको ये दिमाग में रखना है कि फोर्स ये करता है चेंज ऑफ मोशन। यहाँ पे ये फोर्स इसका वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, बढ़ाएगा। फोर्स हमेशा वेलोसिटी को बदलता है, इंक्रीज करता है। तो ये जो फोर्स है इसका वेलोसिटी को बढ़ाएगा। अभी हमको ये समझना है कि फोर्स का वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखो, मान लो कि ये पिंकू है, और पिंकू को हमने 24 सम्स दिया है, और हमने उसको कहा है कि तुमको ये सम करना है 6 आवर्स में। कितना आवर्स में, 6 आवर्स में, ठीक है। और हमने और एक पिंकू का दोस्त है, उसको हमने दिया है, पिंकू का जो फ्रेंड है उसको दिया है 20 सम्स, और उसको हमने कहा है कि तुमको ये सम करना है 4 आवर्स में। देखो, हालांकि पिंकू को ज्यादा सम दिया गया है और पिंकू का जो दोस्त है उसको कम सम दिया गया है, पर हम अभी एक क्वेश्चन करेंगे कि एफर्ट किसको ज्यादा लगाना होगा। यहां से हम इसको सीख सकते हैं, एफर्ट किसको ज्यादा लगाना है। ये तो इसका आंसर है, पिंकू को ज्यादा एफर्ट लगाना होगा, क्योंकि इसको पर आवर इसको सम करना है कितना, 6 सम्स पर आवर, और इसको करना होगा अगर डिवाइड करते 5 सम्स पर आवर। तो जो ये पिंकू है उसको क्या करना होगा, ज्यादा, सॉरी ये होगा 4 सम्स पर आवर, यहाँ पे 5 सम्स, यानी पिंकू का जो दोस्त है उसको ज्यादा एफर्ट लगाना है।
क्योंकि उसको पर आवर 5 सम्स करना है। तो हम यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं कि जो एफर्ट है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सम्स पर आवर। टाइम को भी हमको कंसिडर करना है। जो कोई अगर एफर्ट लगा रहा है तो वो एफर्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, टोटल नंबर ऑफ सम्स और टाइम दोनों के ऊपर, सिर्फ एक के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि हर घंटे उसको कितना सम करना है उसके ऊपर एफर्ट डिपेंड करेगा। तो हम ये बोलेंगे कि पर आवर उसको कितना करना है उसको दिमाग में लाना है, क्योंकि एफर्ट उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अभी इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे लगा सकते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे लगाएंगे। हम फिर से वही सेम एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे हम एक पर्सन ले लेंगे जिसको हम एक टास्क देंगे। यहाँ पे टास्क क्या है, इसको दिया गया है कि इसको क्या करना है, इसका वेलोसिटी को इंक्रीज करना है, ठीक है। फिर से हम वही एग्जांपल लेंगे, देखो पिंकू और टिल्लू, ठीक है। अभी बहुत इजी से हम इसको समझ सकते हैं, बहुत इजी है। दोनों को सेम मास दिया है, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 मीटर पर सेकेंड, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 मीटर पर सेकेंड। दोनों फोर्स लगाएगा, दोनों को फोर्स लगाना होगा वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि फोर्स क्या करता है चेंज यानी इंक्रीज डिक्रीज डायरेक्शन चेंज। अभी चेंज का मतलब है इंक्रीज या डिक्रीज या डायरेक्शन चेंज। तो अभी दोनों फोर्स लगाएगा, दोनों फोर्स लगा के वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, ये भी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, ये भी करेगा। इसको हमने कहा कि वेलोसिटी लाना है तुमको 24 मीटर पर सेकेंड, और ये तुमको करना है, ठीक जो पिछला वाला एग्जांपल था, इसको करना है 6 सेकेंड्स में, ठीक है। और उसको तुमको वेलोसिटी करना है 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनली वेलोसिटी लाना है, और ये करना है तुमको 4 सेकेंड्स में करना है, ओके। तो दोनों को वेलोसिटी इंक्रीज करना है, दोनों का मास हमने अभी सेम रखा है, ठीक है। तो दोनों को फोर्स लगाना होगा, दोनों को फोर्स लगाने के बाद दोनों का वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। हमको दिमाग को इस जगह पे फोकस करना है कि फोर्स क्या करता है, वेलोसिटी को बढ़ाता है। अगर फोर्स ना लगाए, नेट फोर्स 0 हो, अगर फोर्स नेट क्या हो 0 हो, तो नो चेंज यानी जो जैसा है वैसा रहेगा, जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, जो मोशन में है मोशन में रहेगा। तो अगर हम नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0 हो तो चेंज यानी इंक्रीज डिक्रीज डायरेक्शन चेंज। तो अभी दोनों क्या करेगा, फोर्स लगा के वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। अभी यहाँ से हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि किसको ज्यादा फोर्स लगाना है। अभी जबकि दोनों का मास सेम है, तो हम अभी ये सवाल करें कि इसमें किसको ज्यादा फोर्स लगाना है, इसको ज्यादा फोर्स लगाना है कि इसको ज्यादा फोर्स लगाना है। तो हम देख सकते हैं इसको 24 मीटर पर सेकेंड लाना है 6 सेकेंड में, यानी 1 सेकेंड में कितना इसको वेलोसिटी बढ़ाना है 4 मीटर पर सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीज करना है, इतना वेलोसिटी को बढ़ाना है पर सेकेंड। और इसको क्या करना है 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ाना है इसको पर सेकेंड। तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि इसको ज्यादा फोर्स लगाना होगा, क्योंकि फोर्स तो दोनों को लगाना है, क्योंकि दोनों को वेलोसिटी को बढ़ाना है, पर इसको ज्यादा फोर्स लगाना होगा क्योंकि इसको पर सेकेंड वेलोसिटी जो इंक्रीज करना है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, इसको पर सेकेंड वेलोसिटी जो इंक्रीज करना है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। एकदम सिंपल है, वेलोसिटी दोनों को बढ़ाना है। तो जिसको 1 सेकेंड में ज्यादा बढ़ाना होगा, जो पिछला हमारा एग्जाम्पल था कि 1 घंटे में जिसको ज्यादा सम करना है उसको ज्यादा एफर्ट लगाना होगा, ठीक उसी तरीके से 1 सेकेंड में जिसका वेलोसिटी इंक्रीज ज्यादा होगा, हर सेकंड इसको 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ाना है, हर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड बढ़ाना, तो इसको ज्यादा फोर्स लगाना होगा। क्योंकि हमने मास को कांस्टेंट रखा है, तो पर सेकंड वेलोसिटी कितना इंक्रीज किया उसके ऊपर फोकस करना है। पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ पे एक चीज बोल सकते हैं, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, मास इज कांस्टेंट। मास को अगर हम कांस्टेंट रखें तो हम बोल सकते हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकंड, इसको हम बोल सकते हैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम बोल सकते हैं 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है। तो इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी पर सेकंड को बोला जाता है एक्सेलरेशन। तो हम यहां से बोलेंगे फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन के ऊपर, यानी जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी इंक्रीज किया, बढ़ा कितना, वो जिसमें ज्यादा होगा फोर्स का वैल्यू उसमें ज्यादा होगा। अभी सेम इसी एग्जांपल में अगर हम बोल रहे हैं कि इसको ज्यादा फोर्स लगाना है और इसको कम लगाना है, अभी हम
इस पूरा चीज बदल जाएगा। अगर मैं इसको 20 किलो दे दूं, इसका मास को मैं बढ़ा दूं 10 किलो 20 किलो, तो कोई भी इजीली बता सकता है कि हालांकि इसका मास 20 किलो मैंने कर दिया है, तो हालांकि इसका एक्सेलरेशन कम है, इसका ज्यादा है, पर फिर भी इसको ज्यादा फोर्स लगाना होगा क्योंकि इसका मास डबल हो गया। क्योंकि जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा उसको एक्सेलरेट यानी उसका स्पीड बढ़ाने के लिए उतना ज्यादा फोर्स लगाना होगा। जो भारी ऑब्जेक्ट है उसको एक्सेलरेट करने के लिए यानी उसका स्पीड बढ़ाने के लिए ज्यादा फोर्स लगता है। तो फोर्स दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना एक्सेलरेशन हो रहा है। यहां से हम समझ सकते हैं इसका मास ज्यादा है। अब तक हमने मास सेम रखा था, तो हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स एक्सेलरेशन यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकंड के ऊपर डिपेंड करता है। और एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स डिपेंड करता है मास के ऊपर व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगर हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन का बात करें, मान लो कि मान लो इसमें भी वही बात है। मान लो इसको अगर हम 5 सेकेंड्स दें तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, यानी दोनों को पर सेकेंड सेम वेलोसिटी इंक्रीज करना होगा। वेलोसिटी का इंक्रीज जो है पर सेकेंड दोनों में सेम है, तो इसका मास ज्यादा है तो इसका फोर्स ज्यादा होगा। तो फोर्स मास के ऊपर भी डिपेंड करता है व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगर हम दोनों का कांस्टेंट एक्सेलरेशन का बात करें, सेम एक्सेलरेशन, तो मास इसमें ज्यादा है तो फोर्स भी इसमें ज्यादा है। अभी दिमाग लगाओ फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पुश करें तो उसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ता है। तो एक्सेलरेशन जितना ज्यादा होगा तो हम समझेंगे फोर्स भी ज्यादा है, और मास जितना ज्यादा होगा तो हम समझेंगे फोर्स भी ज्यादा है, क्योंकि भारी चीज को एक्सेलरेट करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना होता है। तो फोर्स दो चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, उसका एक्सेलरेशन एंड उसका मास। अगर दोनों को हम कंबाइन करके लिखें तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यही चीज हमको सेकेंड लॉ में बताया गया है। अभी हम यही चीज को सेकेंड लॉ से डेराइव करेंगे, यही कॉन्सेप्ट है। तो फोर्स किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, मास और एक्सेलरेशन, ये दो चीज के ऊपर। अभी हम पूरा चीज को मिटा देंगे और ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा है अभी उसको सेकेंड लॉ से डिराइव करेंगे। अच्छा अभी देखो, यहां से अगर हर चीज को चेंज कर दिया जाए, इसका मास 20 किलो है, इसका मास 10 किलो है, इसका इनिशियल वेलोसिटी इसका हम मान लो कि 36 मीटर पर सेकंड करना है और 6 सेकंड में करना है, और इसको हमने कहा कि इसका वेलोसिटी लाना है 75 मीटर पर सेकंड और वो 3 सेकंड में लाना है। हर चीज अलग अलग है। देखो हर चीज अलग अलग है। तो हम अभी कैसे बताएंगे कि किसको ज्यादा फोर्स लगाना होगा। इसका मास अलग, इसका फाइनल वेलोसिटी अलग, इसका टाइम अलग, इसका टाइम अलग। ठीक, तो हम कैसे, हमको ये पता चलेगा कि किसको ज्यादा फोर्स लगाना है। तब न्यूटन ने एक बात कहा कि फोर्स अगर जानना है तो इस क्वांटिटी को फोकस करना है, चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड, चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड। न्यूटन ने कहा कि 1 सेकेंड में मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है, इसके ऊपर फोकस करना है। न्यूटन ने कहा कि चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड। तो अभी हम उसी चीज को समझने वाले हैं सेकेंड लॉ में। अगर हर चीज अलग हो तो कैसे बताएंगे कि फोर्स किसको ज्यादा लगाना है। तो एक क्वांटिटी है मोमेंटम, तो इसको मिटा देते हैं। अभी चलते हैं सेकेंड लॉ पे। सेकेंड अभी जो सीखा हमने वही चीज सेकेंड लॉ पे हम पूरा सीखेंगे। सेकेंड लॉ में ये बताया गया, तो ये है न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मैंने जो चीज अभी एक्सप्लेन किया वही चीज यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि फोर्स प्रोपोर्शनल होगा चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड। चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड यानी 1 सेकेंड में मोमेंटम जितना चेंज होगा, बढ़ा या घटा जो भी है, उसके साथ फोर्स प्रोपोर्शनल होगा। यानी 1 सेकेंड में चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा हो तो फोर्स भी ज्यादा होगा, 1 सेकेंड में चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो तो फोर्स भी कम होगा। उससे पहले हम मोमेंटम सीखेंगे कि मोमेंटम क्या है। देखो मान लो कि एक ट्रक है, अभी हम सीख रहे हैं मोमेंटम को थोड़ा सा फील से सीखना होगा। एक ट्रक है,
इसका वेट है 1000 किलो और ये 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से एक दीवार पे जाके टकराता है। थोड़ा दुम, इमेजिन करना है। वैसे तो बहुत पैथेटिक चीज है, ऐसा उल्टा पुल्टा चीज सोचना नहीं चाहिए कि ट्रक जाके किसी चीज में लग जाए, पर फिजिक्स ऐसा ही होता है कि हमको इमेजिन करना होता है कि 1060 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जाके किसी बिल्डिंग से टकरा जाए, ठीक है। तो क्या होगा, एक इम्पैक्ट पड़ेगा, डैमेज होगा। वो इम्पैक्ट किस चीज की वजह से होगा? दो चीज की वजह से। एक तो उसका मास है, दूसरा उसका वेलोसिटी है। एक तो उसका मास है, दूसरा वेलोसिटी है। अच्छा, 1000 किलो की जगह पे अगर हम 2000 किलो ले लें तो इम्पैक्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि वो 1000 से 2000 हो गया। तो मास इंक्रीज करे तो इम्पैक्ट के ऊपर फोकस करना, जो लगने के बाद जो डैमेज होता है उसके ऊपर फोकस करना। तो 1000 किलो में जितना डैमेज हो, 2000 किलो में से ज्यादा डैमेज होगा, यानी मास ज्यादा होगा तो डैमेज भी ज्यादा होगा। अच्छा, 60 किलोमीटर को अगर हम 120 किलोमीटर पर आवर करते हैं तो भी डैमेज ज्यादा, स्पीड पहले से बहुत स्पीड से आएगा, तो डैमेज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जो हम फील कर सक रहे हैं कि एक ट्रक जाके अगर किसी बिल्डिंग में टकराए तो जो डैमेज है, इम्पैक्ट पड़ता है, वो दो चीज के वजह से पड़ता है। एक होता है उसका मास और दूसरा होता है उसका वेलोसिटी। अच्छा देखो, किसी एक को जीरो कर दो, चलो वेलोसिटी को जीरो कर दो, यानी वो एक जगह पे खड़ा है तो नो इम्पैक्ट, यानी इम्पैक्ट नहीं आएगा। अच्छा, मास जीरो हो जाए, ये बिल्डिंग है मान लो, और ये एक पल्स ऑफ लाइट है। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में ये अर्थ को 7.5 बार घूम के आ सकता है, यानी 1 2। ये जो गैप है टाइम का, इस गैप में ये पल्स ऑफ लाइट अर्थ को 7.5 टाइम्स रोटेट करके आ जाएगा। तो इतना स्पीड है इसका। इस स्पीड से आके ये जो लाइट्स है टकरा रही है, पर आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग, आई एम नॉट फीलिंग द इम्पैक्ट बिकॉज लाइट डज नॉट हैव एनी मास। लाइट में कोई मास नहीं होता है, सिर्फ वेलोसिटी है। तो मास अगर जीरो हो तो भी नहीं होगा, अगर वेलोसिटी जीरो हो तो भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो हम मास एंड वेलोसिटी को कंबाइन करके डेफिनेटली एक क्वांटिटी बनता है जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम। जो हमने अभी इम्पैक्ट फील किया, उसी को वो किसकी वजह से फील किया हमने? मोमेंटम की वजह से। और वो किस लिए आता है कि मास भी है वेलोसिटी पे, दोनों में किसी को गायब कर दो, मास को गायब कर दो। जैसे लाइट, वेलोसिटी है मास नहीं है तो मोमेंटम नहीं होगा, तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब मास है पर वेलोसिटी जीरो है, खड़ा है एक जगह पे, तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो मास एंड वेलोसिटी अगर कंबाइन हो जाए तो जो क्वांटिटी बनता है उसको हम बोलते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसको हम P से डिनोट करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। इसका यूनिट क्या है? यूनिट है, ऐसा यूनिट होगा केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये है मोमेंटम। अभी न्यूटन ने क्या बताया कि इसको मिटा देते हैं। न्यूटन ने ये बताया कि फोर्स क्या होगा। इस लॉ में न्यूटन ने क्या बताया है? इस लॉ में बताया है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है जो u वेलोसिटी से चल रहा है, u वेलोसिटी से चल रहा है, और इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया है F, और ये फाइनली इसका वेलोसिटी क्या हुआ है? v मीटर, v हुआ है। पहले u था, बाद में v हुआ है। हमको पता है कॉन्सेप्ट से कि फोर्स क्या करता है? वेलोसिटी को बढ़ाता है। तो ये जो इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी हुआ है, किसने किया है? इस फोर्स ने किया है। लेट्स से ये t टाइम में हुआ, तो क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी इसका कितना है? mv। मास इंटू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? mu। और चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना है? माइनस करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, t से डिवाइड करेंगे। अभी समझो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब है चेंज ऑफ वेलोसिटी इन 1 सेकंड, चेंज ऑफ वेलोसिटी इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ है? तो न्यूटन यही कह रहा है कि एक सेकंड में जो वेलोसिटी चेंज होगा वही फोर्स से प्रोपोर्शनल होगा। फोर्स से क्या प्रोपोर्शनल है? फोर्स किस चीज से प्रोपोर्शनल है? यहाँ पे दिमाग को लाना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी चेंज ऑफ मोमेंटम इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में मोमेंटम कितना चेंज हुआ है? तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम, तो हमको मिलेगा रेट। ये रेट वर्ड के ऊपर ध्यान दें, रेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर जगह पे आएगा फिजिक्स में। रेट यानी टाइम से डिवाइड करें किसी चीज को तो उसको रेट बोलते हैं। तो हम यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, फोर्स फिर से प्रोपोर्शनल टू और
मास कॉमन v माइनस यू बाई टी। अच्छा, v माइनस यू बाई टी होता है एक्सेलरेशन, चेंज ऑफ वेलोसिटी बाई टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन, चेंज ऑफ वेलोसिटी बाई टाइम। v माइनस यू क्या है? चेंज ऑफ वेलोसिटी। और f प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो हमने पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया था वही चीज घूम के आया है। तो फोर्स डिपेंड करता है दो चीज के ऊपर, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकंड, एक सेकंड में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, और मास के ऊपर। अगर बड़ा मास हो तो चेंज ऑफ वेलोसिटी में ज्यादा फोर्स लगेगा, अगर बड़ा मास हो इसका वेलोसिटी बढ़ाने में ज्यादा फोर्स लगेगा, अगर छोटा मास हो तो वेलोसिटी इंक्रीज करने में कम फोर्स लगेगा। तो मास के ऊपर डिपेंड करता है और चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकंड, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकंड और मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। जब भी दो क्वांटिटी प्रोपोर्शनल होता है तो उसका रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो F इज इक्वल टू, अभी हम फिर से लिखेंगे, F इज इक्वल टू के एम ए। के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। डिपेंड्स ऑन यूनिट। देखो के क्या है, यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना है फिर से। अगर x इज प्रोपोर्शनल टू y है, इसका मतलब समझो, x इज प्रोपोर्शनल टू y, यानी अगर x का वैल्यू है, मान लो कि x डबल हुआ तो y भी डबल हो जाएगा। दो क्वांटिटी प्रोपोर्शनल होने का मतलब बहुत कंफ्यूजिंग है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये नहीं पता, इसको समझो। x इज प्रोपोर्शनल टू y का मतलब है x अगर डबल हो तो y भी डबल हो जाएगा, x अगर 5 टाइम्स हो तो y भी 5 टाइम्स हो जाएगा, एक 10 टाइम्स हो तो y भी 10 टाइम्स हो जाएगा, यानी x एंड y कनेक्टेड है, कैसे भी कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पे मास, एक्सेलरेशन और फोर्स क्या है? कनेक्टेड है, क्योंकि एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर x एंड y प्रोपोर्शनल है तो इसका जो रेशियो होगा, किसी भी टाइम हम अगर x को y से डिवाइड करते हैं हमको कांस्टेंट मिलेगा। एक एग्जांपल से समझो, मान लो किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे x का वैल्यू है 20 और y का वैल्यू है 10, फॉर सिंप्लिसिटी हम, तो अभी रेशियो कितना होगा? 20/10 इक्वल टू 2 होगा। कुछ देर बाद मान लो हमने y को डबल किया है तो x भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, तो फिर से रेशियो 2 आएगा। कुछ देर बाद अगर हम y को 10 टाइम्स यानी 200 कर दें, 10 टाइम्स, y कितना बड़ा, x कितना बड़ा है? 10 टाइम्स, तो y भी कितना होगा? 10 टाइम्स, 100 हो जाएगा। तो फिर से रेशियो निकालें तो फिर से 2, जब भी रेशियो निकालोगे 2 निकलेगा। यानी अगर दो क्वांटिटी प्रोपोर्शनल हो तो उसका रेशियो हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं? हम यहां से ये बोल सकते हैं कि जो फोर्स एंड मास इनटू मोमेंटम, सॉरी मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स से प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब होगा? अगर हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन से डिवाइड करें तो हमको कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, उस कांस्टेंट का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा? यूनिट्स के ऊपर। अच्छा देखो समझो, फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन से हमको डिवाइड करना है तो हमको कांस्टेंट मिल जाएगा, पर इसके लिए जरूरी है कि कोई भी एक एग्जांपल ले लें हम, वहां पे हम सोचे कि एक फोर्स लग रहा है, उसका एक मास है और उसका एक एक्सेलरेशन है, तीनों का क्वांटिटी हम मेजर करके यहाँ पे पुट करेंगे तो के का वैल्यू निकल जाएगा। तीनों का वैल्यू कैलकुलेट करना है, कोई भी एक एग्जांपल, छोटा हो या बड़ा हो, कहीं पे भी सिर्फ एक ऑब्जेक्ट, एक फोर्स और एक एक्सेलरेशन चाहिए, तीनों को मेजर करके हम यहाँ पे डाल देंगे तो के का वैल्यू निकलेगा, और के का वैल्यू हर जगह पे क्या होगा? सेम होगा। तो एक बार अगर निकाल लेंगे तो बार बार वही रहेगा, तो सिर्फ एक बार निकालें। पर दिक्कत यह है कि मास का यूनिट हमको पता है, मास हम मेजर कर सकते हैं, एक्सेलरेशन भी मेजर कर सकते हैं, पर जब ये फॉर्मूला, ये जो लॉ जब दिया जा रहा था तो फोर्स का कोई यूनिट था ही नहीं, क्योंकि फोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। सबको ठीक से पता नहीं था कि फोर्स क्या है, साइंटिस्ट को ठीक से पता नहीं था। न्यूटन ने आके सबको बाहर निकाला उस प्रॉब्लम से, 3 लॉ देके, जहां पे उसने फोर्स को ठीक से डिफाइन किया, और फोर्स का यूनिट भी तब तक नहीं बना था, अभी बन रहा है। सोचो कि हम उस टाइम पे, जब जिस टाइम पे ये सेकेंड लॉ दिया जा रहा था, तो अभी तक फोर्स का कोई यूनिट नहीं बना है, यूनिट जिससे हम मेजर करते हैं फोर्स का। तो ये कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए यूनिट चाहिए फोर्स का, क्योंकि यूनिट रहेगा तो हम फोर्स को मेजर कर पाएंगे, मेजर कर पाएंगे तो वैल्यू पुट कर पाएंगे।
तो यूनिट नहीं है तो फोर्स का मेजरमेंट भी हम अभी नहीं कर सकते, तो के का वैल्यू नहीं निकलेगा। तो पहला काम क्या होगा, फोर्स का जो यूनिट है उसको डिफाइन करेंगे। फोर्स का यूनिट कि 1 यूनिट ऑफ फोर्स, वन किसको बोलेंगे, कौन सा फोर्स होगा जो 1 होगा, उसको पहले डिफाइन करेंगे, फिर फोर्स को मेजर करेंगे, फिर यहाँ पे पुट करेंगे, फिर हम के का वैल्यू निकालेंगे। तो पहला काम क्या होगा, फोर्स को डिफाइन करना। चलो तो अभी हम फोर्स को डिफाइन करेंगे एक अच्छा तरीका से, सिंपल तरीका से। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, चलो मास ले लेते हैं 1 kg। हमने एक 1 kg का मास लिया है और हम ले लेते हैं कि एक्सेलरेशन हो रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सोचो क्या होगा, मैंने एग्जैक्टली क्या किया, मैंने इमेजिन किया है कि 1 किलो का एक मास है, सच समझो कि 1 किलो का एक मास है, 1 किलो जिसका मास है, और कोई एक फोर्स है जो अभी हमको पता नहीं है, कोई एक फोर्स है जो इसके ऊपर लगने के बाद इसका जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो हो रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कोई तो फोर्स ऐसा है, कोई तो फोर्स ऐसा होगा, छोटा हो बड़ा हो, जो 1 kg के ऊपर एक्ट करने के बाद जिसका एक्सेलरेशन होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उस फोर्स को हम आज से 1 मानेंगे, आज से हम बोलेंगे कि वही फोर्स है 1 यूनिट ऑफ फोर्स, और उसको हम न्यूटन बोलेंगे, क्योंकि न्यूटन के ऑनर में हमने फोर्स का नेम हम करेंगे, हमको नाम भी देना होता है, हर यूनिट को हमको नाम देना होता है। तो हम अभी फोर्स का नाम दे देते हैं न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने दिया था प्रोसेस। तो हमने क्या किया, वो फोर्स, जो फोर्स 1 किलो के ऊपर एक्ट करने के बाद 1 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, उसको हमने 1 मान के चला है। फिर से यूनिट ऑफ फोर्स, 1 यूनिट ऑफ फोर्स को हम अभी डिफाइन कर रहे हैं कि 1 यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, वो फोर्स जो 1 kg के ऊपर एक्ट करेगा और 1 मीटर पर सेकेंड पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, आज से हम उसी को 1 न्यूटन बोलेंगे। तो के का वैल्यू क्या होगा, के इज इक्वल टू फोर्स बाई मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स बाई मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स क्या हो गया 1 न्यूटन, मास क्या हो गया 1 kg, एक्सेलरेशन क्या हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सारा चीज होके के का वैल्यू कितना निकला 1। तो के आज से कितना होगा 1 होगा। तो के का वैल्यू होगा 1, यानी हम फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे, एफ इक्वल टू एम ए लिखेंगे। दैट इज द फाइनल फॉर्मूला। आज के बाद हम इसी फॉर्मूले को यूज करके कोई भी फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइनली हमने निकाल लिया है वो फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले से हम मैक्सिमम चीज को समझ सकते हैं, मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पर अगर कॉन्सेप्ट हो, शर्त यह है कि कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बिना कॉन्सेप्ट आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते, कितना भी एफर्ट लगा लो लॉन्ग टर्म में, तो कॉन्सेप्ट लॉन्ग टर्म सोचना है तो कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम यहाँ पे एक सुंदर सा ब्यूटीफुल सा चार्ट बनाएंगे और इसी चीज को समझेंगे। यहाँ पे है मास, यहाँ पे है एक्सेलरेशन, यहाँ पे फोर्स। अच्छा चलो, मास है 1 kg और एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हमने फोर्स को डिफाइन किया कि अगर जो फोर्स 1 kg के ऊपर एक्ट करने के बाद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, उसको हमने 1 न्यूटन माना है। चलो तो 1 न्यूटन। अच्छा 1 kg को 2 kg कर देते हैं तो मास डबल हो गया। तो हमको क्या पता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास, और एक्सेलरेशन को वैसा ही रखते हैं। तो 1 kg के ऊपर अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है तो 1 न्यूटन फोर्स लगाना है। अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन 2 kg में प्रोड्यूस करना है तो डबल फोर्स लगाना होगा, तो ये हो जाएगा 2 न्यूटन। अच्छा तो 2 kg रखते हैं, इसको 2 का 2 रखते हैं, और 1 मीटर पर सेकेंड को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर देते हैं, यानी पहले से डबल। मास को सेम रखते हैं 2 kg, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बदले हम अभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन डबल हो गया तो फोर्स भी डबल हो जाएगा, पहले 2 न्यूटन था अभी 4 न्यूटन हो जाएगा वो। फिर से अच्छा 2 को अगर हम 4 कर दें, 4 kg डबल, और इसको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख दें, एक्सेलरेशन को सेम रखा है, मास को डबल कर दिया तो फोर्स भी डबल हो जाएगा, 8 न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पैटर्न आ गया है, देखो अभी रैंडम ले लो, 6 kg है
और 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है। तो हमको बहुत इजीली समझ में आ रहा है कि 6 इंटू 3 18 न्यूटन। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ ये चार्ट मैंने किस लिए बनाया कि ये फील आए कि फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, अभी हमको सिर्फ इतना याद रखना है न्यूटन, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा सीजीएस, सीजीएस यूनिट है डाइन, तो 1 DYNE, DYNE, तो 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम, फिर से F इक्वल टू MA से आएगा, 1 ग्राम इंटू 1 सेमी पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है तो ये 2 यूनिट होगा फोर्स का। अच्छा ये अभी हम क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन लेंगे, ये 2 यूनिट हमको याद रखना है। अच्छा डाइन और न्यूटन में क्या रिलेशन होगा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 kg के जगह पे हम 1000 ग्राम्स लिखेंगे, 1000 ग्राम, और यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह पे सेमी पर सेकेंड स्क्वायर। तो ग्राम इंटू सेमी पर सेकेंड स्क्वायर अगर हो तो 3 जीरो यहाँ पे 2 जीरो, यानी 10 टू दी पावर 5। अच्छा ग्राम से अगर सेमी पर सेकेंड स्क्वायर में मल्टीप्लाई करें तो डाइन आना चाहिए, क्योंकि ग्राम इंटू सेमी पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू डाइन होता है, तो हम इसको डाइन लिखेंगे। यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 डाइन्स। ये रिलेशन है। ओके अच्छा तो दैट इज इट फ्रॉम दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने फोर्स का जो बेसिक कैसे उसको मेजर करते हैं, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या फिर फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू एम ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने आई होप सीख लिया है। तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे, बहुत सारा एमसीक्यू लेंगे, न्यूमेरिकल लेंगे, और न्यूमेरिकल में डाल दूंगा बहुत सारा प्रैक्टिस के लिए। इसके ऊपर कम से कम 30 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है तो जाके होगा। फिर हम एनसीईआरटी से कुछ ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे एनसीईआरटी बुक से कुछ प्रॉब्लम है ग्राफ रिलेटेड, उसको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।